आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने बात की थी पॉलन ग्रेन्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, पॉलन ग्रेन का साइज़ क्या होता है और उसकी क्या खूबियाँ थी इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो उसी से रिलेटेड हम लोग पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आज का अपना नया जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात की थी। तो पॉलन ग्रेन्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे ऐसा लगा कि लिखाना चाहिए आपको, तो मैं लिखा रहा हूँ। कहता है कि द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज़ कॉल्ड पैलिनोलॉजी। कहता है कि जो स्टडी करते हैं हम स्पेशली पॉलन ग्रेन्स के बारे में, या जिस ब्रांच के अंदर में हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। यानी कि आप जानते हैं कि विज्ञान के अंदर में हर एक शाखा या हर एक ब्रांच का अपना एक अलग स्टडी होती है। हर एक ब्रांच में, हर एक ब्रांच के अंदर में छोटे छोटे ब्रांच होते हैं और उसको एक अलग नाम दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर हमने अगर प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे उसके अंग हैं। जैसे कि आपका मान के चलिए अगर एंथर है, परागकोश है, तो परागकोश की स्टडी की जाती है। अब कह रहा है कि परागकोश के अंदर में पॉलन ग्रेन होता है और पॉलन ग्रेन को जब अलग से उसको स्टडी की जाती है तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो परागकणों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे परागाणु विज्ञान यानी कि पैलिनोलॉजी कहा जाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खास तौर से परागकणों का अध्ययन किया जाता है, परागकणों की स्टडी की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, परागाणु विज्ञान कहते हैं, या इंग्लिश में मैं कहूँ तो पैलिनोलॉजी कहते हैं। तो ये एक आपके लिए याद रखने वाली बात थी, तो मैंने उसको आपके सामने पेश कर दिया। अब इसके बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक देखते हैं। आज हम बात करेंगे बात करेंगे पॉलन ग्रेन्स से ही। पॉलन ग्रेन से रिलेटेड बात ये करेंगे कि आपने पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा, पॉलन ग्रेन्स का आपने रोल देखा कि क्या उसका रोल है, क्या उसकी भूमिका है पौधों के प्रजनन में यानी कि उनके रिप्रोडक्शन में। अब अगर हम उसके आगे देखें तो क्या हमारी डेली लाइफ में भी पॉलन ग्रेन्स जो है वो हमें प्रभावित करते हैं, हमें अफेक्ट करते हैं? तो कहता है कि हाँ। कैसे? तो पॉलन ग्रेन्स जो है हमारे लिए एलर्जी का कारण बनते हैं। कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे हैं जो हमारे लिए एलर्जी पैदा करते हैं। आपने सुना होगा बीमारियों के बारे में, जैसे कि दमा। इसके बाद आपका एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस कहते हैं, सॉरी, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन जो होता है उसको हिंदी उसको जो है उसे जो बीमारी बनती है उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये ब्रोंकाइटिस जो है वो कुछ हद तक दमे जैसी ही बीमारी है जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस बहुत तेज़ी से फूलती है। तो इस बीमारी का कारण विज्ञान बताता है कि इस बीमारी का कारण जो है वो कुछ खास प्रजाति के, कुछ खास स्पेसीज़ के, कुछ स्पेशलाइज्ड स्पीसीज़ के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो होते हैं। देखिए लिखता है कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज़ काउज एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सर्टेन प्यूपल्स। कहता है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत सारी, सभी नहीं, ये नहीं कह रहा कि सभी, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, प्रजातियां हैं पौधों की जिनके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो या तो हमारे लिए एलर्जी पैदा करते हैं या फिर हमारे लिए सांस की परेशानियां पैदा करते हैं, है ना, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस पैदा करते हैं। वो भी सभी लोगों में नहीं, जो लोग इससे कह सकते हैं जिनको इससे एलर्जी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है वैसे लोगों को ये इफ़ेक्टिव करती है। देखिए आगे लिखता है, इट लीड्स टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। कहता है कि ये जो है ये क्या करता है, ये बहुत सारी ऐसी सांस की बीमारियों को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, जो कि कैसे होते हैं, जो कि होते हैं क्रोनिक होते हैं,
है ना, क्रोनिक होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक हमारे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि दमा, जिसको अगर दमा या अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो उसके लिए एक लंबी बीमारी है। वो कभी कभी कुछ कंडीशंस में या ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि दमा जिसको हो जाता है, एक बार अस्थमा हो जाता है तो उसके लिए वो लाइफ टाइम हो जाता है, हमेशा जब तक वो ज़िंदा रहता है तब तक उस बीमारी से वो ग्रसित रहता है। उसी प्रकार जो कहता है ब्रोंकाइटिस भी जो है वो आपका जो सांस से रिलेटेड ही बीमारी है, यानी कि जो आपको ब्रीदिंग में, सांस लेने में परेशानी होती है, आपकी सांस बहुत तेज़ी से फूलने लगती है, आप सांस बहुत लंबी लंबी सांस खींचते हो, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसका कई कारण होता है। इसका कारण जो है वो फेफड़े में म्यूकस का जमा हो जाना, या फेफड़े में जो है सही से हवा का, ऑक्सीजन का जो है बहाव नहीं हो पाना, ये सब कारण होते हैं। लेकिन इसका जो रीज़न होता है वो रीज़न कुछ एलर्जिकल पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं उन्हीं एलर्जिकल पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ स्पेसीज़ की। कहता है कि पार्थेनियम, या उसको कैरेट ग्रास कहते हैं, ये गेहूं के अंदर, या कह सकते हैं कि गेहूं के साथ उगने वाला एक तरह का खरपतवार है, घास है। घास खरपतवार समझते हैं आप, ये इसे जो है पार्थेनियम कहते हैं या कैरेट ग्रास कहते हैं। इसके अलावा आपका रैगवीड और दूब ग्रास, ये सब जो कुछ स्पीसीज़ हैं जो कि घास की या खरपतवार की स्पीसीज़ हैं, प्रजाति हैं। इसके अलावा कुछ पेड़, कुछ पौधे, कुछ वृक्ष जैसे कि सेदार, जिसको हम देवदार कहते हैं, ओक, बिर्च, इन सब के जो पॉलेंस होते हैं वो पॉलेंस जो है वो ह्यूमन के अंदर में, मनुष्यों के अंदर में एलर्जी कारक के रूप में है, यानी कि वो एलर्जी पैदा करते हैं, या कह सकते हैं कि इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी को जो है उत्पन्न करते हैं, उनसे एलर्जी बनती है या एलर्जी होती है लोगों को, सांस लेने में तकलीफ़ें होना या इस तरह से दूसरी कुछ एलर्जीज। आगे मैं बात करूं तो इस पार्थेनियम के बारे में कहा जाता है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लिखा है। कहा जाता है कि जो पार्थेनियम है, पार्थेनियम जो है वो इंडिया में कैसे आया, कहाँ से आया, तो ये भारत का एक उत्पाद नहीं है, ये भारत के बाहर से आया ना। ये एक इम्पोर्टेड कॉन्टामिनेंट है, एक बेकार पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ, या इसको संदूषक कहते हैं, है ना। ये इम्पोर्टेड है, बाहर से आया, आयातित है। कहता है कि जब भारत में जो गेहूँ जो बाहर से आती है, विदेशों से आती है, इंपोर्ट होती है, उस इम्पोर्टेड गेहूँ के साथ में पार्थेनियम जो है वो भारत में आया, और भारत में आने के बाद वो इस तरह से भारतीय वातावरण में घुल मिल गया कि भारत में वो उसकी उपस्थिति, मौजूदगी हर जगह हो गई। वो हर जगह, हर तरह के क्षेत्र में जो है आसानी से उग रहे हैं और पाए जा रहे हैं। तो ये पार्थेनियम जो है वो गेहूं के साथ भारत में प्रवेश किया, ये विदेशों से आया, भारतीय उत्पाद ये नहीं है। देखिए लिख रहा है ना, पार्थेनियम यानी कि कैरेट ग्रास came into India as a contaminant with imported wheat and become ubiquitous in occurrence। क्या कह रहा है कि contaminant है, बेकार चीज़ है, यूजफुल नहीं है, यूजलेस है, और क्या है, ubiquitous है, ये सब जगह फैल चुकी है, पूरे देश में हर जगह ये आज के समय में मौजूद है। देखिए लिखते हैं ना कि संदूषक है, बेकार पदार्थ है। दूषक यानी कि दूषित शब्द से दूषक आया। दूषित का मतलब क्या होता है, गंदा करना, है ना, उसको खराब करना। तो ये बेकार चीज़ है, खराब चीज़ है, खराब करने वाली चीज़ है। और ये संदूषक के रूप में भारत में आई, किसके साथ में, आयातित गेहूं के साथ में। और अब क्या हो गई है, इसकी उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, हर जगह अब मिलने लगी है। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बहुत सारी एलर्जीज क्रिएट करती है, बहुत सारी एलर्जी जो है वो उत्पन्न करती है, जिसमें खास करके जो सांस से संबंधित एलर्जी है वो सबसे अधिक उत्पन्न करती है, जिसमें अस्थमा या ब्रोंकाइटिस सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए बहुत सारे स्पीसीज़ मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दे दिए, जैसे कि आपका पार्थेनियम, दूब ग्रास, रैगवीड, आपका जो है सेदार यानी कि देवदार के जो फूल के जो
परागकण हैं वो, और इसके अलावे ओक और बिर्च जैसे जो पेड़ हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं यानी कि उनके जो परागकण हैं वो हमारे लिए एलर्जी का कारण बनते हैं, जिनसे बहुत तरह की एलर्जीज ह्यूमन के अंदर में, मनुष्यों के अंदर में पैदा होती है। अब आगे मैं बात करूं उसी पॉलन ग्रेन की, तो उस पॉलन ग्रेन का मैंने आपको अभी एक कह सकते हैं कि नुकसान बताया, एक उससे प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी, वो प्रॉब्लम दिखाया। अभी मैं उससे आपको कुछ बेनिफिट्स दिखाऊंगा जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिट्स हैं। ऐसे तो पॉलन ग्रेन्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स ही जो है वो एंजियोस्पर्म के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मेल गैमेटोफाइट्स हैं, या कह सकते हैं कि उसके जो है नर युग्मक हैं, नर युग्मकोद्भव है ना, नर युग्मकोद्भव है, यानी कि वो नर युग्मक बनाते हैं, तो इसलिए उसका इंपॉर्टेंस वहाँ अलग है। लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें कि जिस तरह से हमारी डेली लाइफ को जो है इफेक्टिव कर रही थी पॉलन एलर्जी, उसी तरह से हमारी डेली लाइफ को इफेक्टिव करती है, इफेक्टिव करने वाली चीज़ें जो है वो और भी हैं, जिनके अंतर्गत मैं आपको उसका कुछ बेनिफिट्स बता रहा हूँ। देखिए यहाँ लिख रहा है पॉलन प्रोडक्ट्स फूड, यानी कि परागकण आहार। पॉलन ग्रेन्स का जो है हम अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे, या हम जो है उसको किसी फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, ये पॉलन प्रोडक्ट जो है वो आज के वर्तमान समय में एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी जो है प्रचलित हो गया है। ठीक है, तो अब हम आगे उस पर ही बात करते हैं। आगे से हम कुछ रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए उससे रिलेटेड पहला पॉइंट आप देख लीजिए, क्या कहता है? कहता है जो पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि पॉलन ग्रेन्स में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं, या कह सकते हैं कि पोषक तत्वों से वो बिल्कुल भरपूर होता है, यानी कि कह सकते हैं कि उसमें हर एक चीज़, चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, सब के सब उसमें भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। और कहता है ड्यू टू दिस इट इज़ यूज टू मेड हेल्दी फूड आइटम्स, और इसी की वजह से, इसी कारण से, इसके कारण ही जो है इसका इस्तेमाल क्या बनाने में किया जाता है? हेल्दी फूड आइटम्स, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री बनाने में किया जाता है। यानी कि आप देखते हैं कि आप मार्केट के अंदर में बहुत सारे फूड सप्लीमेंट खाते हैं जो क्या आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसे ही एनर्जी प्रोवाइड कराने वाले फूड सप्लीमेंट्स बनाने में, या ऐसे ही कह सकते हैं कि हेल्दी फूड आइटम्स बनाने में पॉलन ग्रेन्स का इस्तेमाल होता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसके अंदर में काफ़ी मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट देख लिया जाए। देखिए कहता है ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल एज फूड सप्लीमेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज मार्केट। कहता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत भारी मात्रा में, एज ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स, बहुत भारी मात्रा में जो है इन पराग के या पराग कणों के उत्पाद जो है वो मार्केट में उपलब्ध हैं। किस रूप में? टैबलेट्स के रूप में। किस रूप में? सिरप्स के रूप में, है ना। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे आप एडवर्टाइज देखते हैं कि रिवाइटल या और ऐसे कोई उत्पाद जिसका प्रचार करता है कि आप बिल्कुल एक टैबलेट खाइए और दिन भर चुस्त दुरुस्त रहिए। तो ये क्या है? ये आपके वैसे उत्पाद हैं जो कि आपके लिए क्या है? एज ए फूड सप्लीमेंट है, यानी कि आपकी जो कमी है शरीर के अंदर में, जो पोषक तत्वों की कमी है, उस पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने वाला कह सकते हैं फूड है या फूड सप्लीमेंट है। तो ये फूड सप्लीमेंट्स आमतौर पर हम देखते हैं किस फॉर्म में होते हैं? ये जो है आमतौर पर टैबलेट या सिरप के फॉर्म में ही होते हैं। तो कहता है कि ये जो टैबलेट और सिरप के फॉर्म में ये जो फूड सप्लीमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्टर्न कंट्रीज़ के बाज़ारों में, यानी कि जो पश्चिमी देश हैं जैसे कि यूरोप, आपका यूरोप के अंदर के जो देश हैं या अमेरिका, इन सब क्षेत्रों में जो है काफ़ी मात्रा में इनका इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए वहाँ के बाज़ारों में ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। अब इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि इट इज़ क्लेम्ड दैट pollen consumption increase the performance of athletes and race horses। कहता है कि ये क्लेम करता है, कहता है कि अगर पॉलन का कंजम्पशन किया जाता है
तो पॉलन के कंजम्पशन से परफॉर्मेंस बढ़ता है। और इसी वजह से जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स किनको कहते हैं? एथलीट्स जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे दौड़ने वाले खिलाड़ी है ना, जो भाला फेंक करने वाले खिलाड़ी हैं या जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी का जो है फ्लो होता है, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो एनर्जी जो है वेस्ट करते हैं, तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनको एनर्जी कंजम्पशन की ज़रूरत होती है। और उस एनर्जी कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा मात्रा में बेहतर करने का काम कौन करता है? ये पॉलन प्रोडक्ट करते हैं या ये पॉलन करते हैं। इसीलिए तो कहता है कि एथलीट्स के परफॉर्मेंस को ये बेहतर करता है, इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा जो रेस हॉर्सेज हैं, रेस हॉर्सेज आमतौर घोड़े है ना, अश्व यानी घोड़ा, तो कह रहा है कि ये जो घोड़े हैं, कौन से घोड़े? सभी घोड़े नहीं, जो रेस में दौड़ते हैं, रेस जो घोड़ों की रेस होती है, उस रेस में दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं, इन घोड़ों को भी जो है पॉलन प्रोडक्ट्स दिया जाता है, उनको भी पॉलन का मतलब दिया जाता है पॉलन प्रोडक्ट्स, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो। इसीलिए तो कहता है कि ये इसीलिए कह रहा है, ये दावा कर रहा है कि पॉलन कंजम्पशन यानी कि पराग की खपत जो है अगर की जाए खिलाड़ियों पर या धावकों पर जो की जाती है, जिससे उनकी जो कार्य दक्षता है यानी कि उनका जो है परफॉर्मेंस है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहता है कि पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स, स्पेशली विटामिन बी। कह रहा है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और ख़ास करके उसके अंदर विटामिन बी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ख़ास करके है ना, विशेष करके। और इसीलिए तो इसको एज ए फूड सप्लीमेंट या फिर कह सकते हैं कि एज ए पॉलन प्रोडक्ट्स फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है बड़ी मात्रा में। आप सोच सकते हैं कि जब किसी भी उत्पाद के अंदर में जब प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में हो, तो वो हमारे लिए कितना जो है एनर्जी प्रोवाइडर होगा, है ना, कितना हमको ऊर्जा देने वाला होगा, कितना हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है। तो इसीलिए तो इसको जो है प्रेजेंट टाइम में एज अ फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये था आपका पॉलन ग्रेन को एज ए फूड सप्लीमेंट यूज़ करना, कि आप जो है पॉलन ग्रेन्स को आज के समय में एज ए फूड सप्लीमेंट यूज़ किया जा रहा है। उनके जो है टैबलेट्स बनाए जा रहे हैं, उनके जो है सिरप्स बनाए जा रहे हैं, और उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो भी किस रूप में? एक आपके फूड सप्लीमेंट के रूप में, है ना, क्या कह सकते हैं कि खाद्य संपूरक या आहार संपूरक के रूप में, यानी कि जो भोजन हम करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें अगर जो भी चीज़ की कमी है ना, अगर हम पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं, तो उन कमी को पूरा करने वाले आहार के रूप में या उन कमी को पूरा करने वाले फूड सप्लीमेंट के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं, तो जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट है वायबिलिटी एंड स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी कि वायबिलिटी यानी कि जीवन क्षमता, और स्टोरेज मतलब उनका भंडारण। अब वायबिलिटी यानी कि जब पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में, पॉलन ग्रेन्स जो है डेहिज्ड हो गए, और डेहिज्ड होकर के जब वो एंथर के बाहर आ गए, तो क्या वो हमेशा के लिए वैसे मतलब हमेशा के लिए यूज़फुल हैं, या उसकी यूज़ मतलब उसके इस्तेमाल की यूज़ करने की कोई टाइम पीरियड भी है कि हाँ इतने ही समय तक वो इस्तेमाल के लायक होगा। आप ये सोच सकते हैं कि आखिर पॉलन ग्रेन का इस्तेमाल क्या है। पॉलन ग्रेन्स क्या फर्टिलाइजेशन में भाग लेती है ना, पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइजेशन में भाग लेती है, या कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो है रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से निकलता है, जब पराग कण जो है पराग कोश से बाहर आता है, तो वो सीधा कहाँ जाता है? सीधा हो जाता है स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर जाता है। स्टिग्मा पर जाने के बाद उसका जो जर्म पोर है, उस जर्म पोर से पॉलन ट्यूब जो है फॉर्म होता है, और पॉलन ट्यूब फॉर्म हो करके वो ओवेरी यानी अंडप तक जाता है। तक जा करके जो अपने गैमेट्स को है वो अंडप में छोड़ देता है। तो क्या कभी भी या उसकी कोई समय सीमा निश्चित है? तो कहता है कि इसकी एक समय सीमा है
है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जीवन क्षमता या वायाबिलिटी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जीवन क्षमता या वायाबिलिटी कहते हैं। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, क्या उसको स्टोर किया जा सकता है? किस रूप में? उसको इस रूप में कि भाई अभी उसका यूज़ नहीं है, हम बाद में इसको फर्टिलाइज करने के लिए यूज़ करेंगे, तो क्या उसको स्टोर किया जा सकता है कि भाई स्टोर करके रख दिए, बाद में इसका यूज़ करेंगे? तो कहता हाँ। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, या एक आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि जो कुछ जानवर हैं उनके स्पर्म को क्या कहता है, स्टोर करके रखा जाता है, और वो स्टोर्ड स्पर्म जो है बाद में जो उसकी फीमेल एनिमल है उसको फर्टिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा ह्यूमन के केस में भी देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन के अंदर में किया जाता है, तो उसमें भी जो है वो जो मेल का स्पर्म है वो स्टोर्ड किया रहता है, और उस स्टोर्ड यानी कि वो कहीं पर सुरक्षित करके संरक्षित करके रखा जाता है, और उसको इंजेक्शन के थ्रू जो है बॉडी में इंटर कराया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे फीमेल के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रायोजेनेसिस होती है, और बाकी फिर जो है प्रजनन होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगी आपको। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, तो वायबिलिटी से रिलेटेड हम अपना पॉइंट देख लेते हैं। क्या कहता है वायबिलिटी? कहता है वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिफर्स द टाइम पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन अलाइव और एक्टिव फॉर फर्टिलाइजेशन। क्या कहता है कि वायबिलिटी क्या है? वायबिलिटी जो है वो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड तक पॉलन ग्रेन जो है वो अलाइव रहता है या एक्टिव रहता है। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। यानी कि एक आफ्टर टाइम पीरियड वो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो जब तक उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी होती है, उस टाइम तक को हम क्या कहते हैं, वायबिलिटी कहते हैं। देखिए ना, लिख रहा है पराग कणों की जीवन क्षमता या अंकुर क्षमता उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिस समय तक परागकण निषेचन के लिए सक्षम या सक्रिय रह सकते हैं। यानी कि जब तक उसके अंदर निषेचन की क्षमता है, जब तक वो जाकर के ओव्यूल के साथ निषेचन करने की क्षमता रखता है, या कह सकते हैं कि जब स्टिग्मा पर वो जाता है तो उसके अंदर पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन की क्षमता जब तक है, तब तक को हम क्या कहते हैं, उसकी वायबिलिटी कहते हैं। ये आगे आपको पढ़ना है कि जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन जाता है यानी कि परागकण जाता है, तो उस परिस्थिति में वो परागकण को या तो एक्सेप्ट करती है या फिर रिजेक्ट कर देती है। तो उसका अलग अलग कंडीशंस है, वो कैसे क्या होता है वो आपको आगे समझना है। तो उससे रिलेटेड ये चीज़ है कि जब तक उसके अंदर क्षमता है या जब तक वो सक्रिय है, तब तक के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, उसकी वायबिलिटी कहते हैं। तो क्या ये सभी जीवों में एक समान होगा या भिन्न भिन्न होगा? तो अगला टॉपिक उसी से रिलेटेड है, अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। कहता है वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स डिपेंड अपॉन प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कह रहा है कि उसकी जो वायबिलिटी है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है किस पर? वो करती है टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर, यानी कि वातावरण का तापमान कितना है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर क्या है, या उस एरिया का ओवरऑल टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर क्या है, और उस एरिया में ह्यूमिडिटी कितनी है। यानी कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये फूल या पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, तो उस एरिया, उस क्षेत्र में तापमान कितना गर्म है या कितना ठंडा है। इसके अलावा तापमान में नमी की मात्रा कितनी है, इस पर निर्भर करता है। तो कह सकते हैं हम कि पराग कणों की जो जीवन क्षमता है वो मौजूदा तापमान और उसके अंदर नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। अब देखते हैं आगे। कहता है इन सम स्पीसीज ऑफ सेरेल्स सच एज राइस, व्हीट, पॉलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। कहता है कि जो कुछ स्पीसीज़ हैं, उन स्पीसीज़ के अंदर में, कौन सी स्पीसीज़? सेरेल की जो स्पीसीज़ हैं, उन स्पीसीज़ के अंदर में जो है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा है कि राइस और व्हीट, इन दोनों के अंदर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अपनी वायबिलिटी यानी जीवन क्षमता खो देते हैं
कितने देर में? लगभग 30 मिनट के अंदर में। यानी कि अगर 30 मिनट के अंदर डेहेसेंस होने के बाद, डेहेस्ड होने के बाद, एंथर के डेहेस्ड होने के बाद अगर ये पॉलन ग्रेन्स 30 मिनट के अंदर अगर स्टिग्मा पर जा कर के चले जाते हैं, स्टिग्मा पर जा कर के बैठ जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, तभी ये जो है क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन में भाग ले सकते हैं। यदि 30 मिनट से अधिक का टाइम होता है तो फिर ये पॉलिनेशन में भाग नहीं ले सकते, ये किसी भी ओव्यूल को पॉलिनेटेड नहीं कर सकते, है ना। किसी भी ओव्यूल को वो जो है पॉलिनेटेड, यानी कहने का मतलब इसको निषेचित नहीं कर सकते। जैसा कि मान के चलिए कि अगर गेहूं का यानी कि व्हीट का अगर पॉलन है, यानी कि गेहूं का परागकण है, तो वो परागकण यदि अभी स्फुटित हो गया, एंथर उसका परागकोश फूट गया और उसमें से आपके जो परागकण है वो बाहर निकल आए, तो बाहर निकले हुए परागकण जो है अगर मान के चलिए कि वो सुबह में निकले और दोपहर में किसी स्टिग्मा पर जा कर के बैठते हैं, तो फिर वो उस पौधे, उस कह सकते हैं कि उस ओव्यूल को, उस अंडक को निषेचित नहीं कर सकते, उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है। केवल आधे घंटे के अंदर में ही अगर वो किसी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तब वो जो है उस अंडक को निषेचित करने की क्षमता रखते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? वायबिलिटी कहते हैं। और ये सब में डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख रहा है कि राइस और व्हीट के अंदर में ये 30 मिनट है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। एंड इन सम मेंबर्स बिलोंगिंग टू फैमिलीज रोजेसी, लेग्यूमिनोसिया एंड सोलेनेसी मेंटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स। कहता है कि रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी, ये कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके कुछ मेंबर्स जो है वो अपनी वायबिलिटी यानी कि जो जनन जीवन क्षमता है उसको कई महीनों तक बनाए रखती है, या उनकी जो जीवन क्षमता है वो कई महीनों की होती है। अब कई महीने यहाँ पर, क्योंकि ये फैमिलीज़ हैं, इनकी स्पीसीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है, फैमिलीज़ के बारे में बात कर रहा है। जबकि यहाँ पर व्हीट और राइस क्या थे? स्पीसीज़ थे, और यहाँ पर ये क्या है? फैमिली है, कुल जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो इस कुल के जो कुछ सदस्य हैं उनके अंदर में कई महीनों तक जीवन क्षमता बनी रहती है। अब इसके अंदर आने वाले जो पौधे हैं, वो पौधे किसी में 2 महीने, किसी में 4 महीने, किसी में 6 महीने, हो सकता है किसी में 1 साल इनकी जो है जीवन क्षमता होगी। तो इसलिए कहता है कि ये कई महीनों तक अपनी जीवन क्षमता को बनाए रखते हैं, और जब इनकी जीवन क्षमता कई महीने होती है तो ये उतने महीने के भीतर में अगर किसी फूल के स्टिग्मा पर जाकर के बैठते हैं तो उस स्थिति में वहाँ पर पॉलिनेशन यानी कि परागण होगा। तो अभी तक आप देख चुके हैं वायबिलिटी के बारे में कि वायबिलिटी जो है वो क्या है। वायबिलिटी ये है कि जो परागकण है वो परागकण एक निश्चित समय सीमा तक ही सक्रिय होते हैं और सक्षम होते हैं निषेचन कर पाने में, और इसे ही हम क्या कहते हैं? उसकी अंकुरण क्षमता या जीवन क्षमता कहते हैं, वायबिलिटी कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त मैंने बात की थी भंडारण की कि क्या इनका भंडारण किया जा सकता है, तो कहता है कि बिल्कुल। कहता है इन मेनी स्पेसीज़, सारे स्पेसीज़ में नहीं, कुछ स्पेसीज़ में या बहुत सारे स्पेसीज़ में, इन मेनी स्पेसीज़ पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। कुछ स्पेसीज़ में या बहुत सारी स्पेसीज़ में जो पॉलन ग्रेन है उसको स्टोर्ड किया जा सकता है, मगर यूं ही स्टोर्ड नहीं किया जा सकता। उसको स्टोर्ड करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और उस लिक्विड नाइट्रोजन को भी -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 196 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसे ठंडा रखा जाता है, और जिससे ये पॉलन ग्रेन्स कई सालों तक सुरक्षित या भंडारित रह सकते हैं। और कह रहा है कि सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक्स। कह रहा है कि इन स्टोर्ड पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक्स की तरह जो है रखा जाता है, और ये बिल्कुल सिमिलर है। किसके सिमिलर है? सीड बैंक के। सीड बैंक यानी कि जो बीज भंडार होते हैं, बीज भंडार में आप देखते हैं कि बीजों को संरक्षित कर करके कई वर्षों तक रखा जाता है, ताकि उचित कह सकते हैं कि उचित बीजों का प्रयोग करके बेहतर जो है फसल का उत्पादन किया जा सके। उसी प्रकार यहाँ पर अच्छे किस्म के पॉलन
ग्रेन्स का जो है स्टोर करके रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलन बैंक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन बहुत सारी प्रजाति के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर जो है कई सालों तक भंडारित किया जाता है, और कह रहा है कि इनको हम क्या कहते हैं, पराग भंडारण कहते हैं। अब स्टोरेज से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कहता है दीज स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। कहता है कि ये जो आपके स्टोर्ड पॉलन हैं, इन स्टोर्ड पॉलन को यूज़ किया जा सकता है या यूज़ किया जाता है किसमें, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम कहने का मतलब है कि जो पौधे होते हैं या फसल होते हैं, तो फसलों की अलग अलग उन्नत किस्मों को उत्पादित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। उन्नत किस्म के पौधों को उगाने के लिए एक प्रोग्राम या कार्यक्रम चलाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, या कह सकते हैं कि ये स्टोर्ड पोलन जो है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़फुल हैं। और कहता है कि इट इज़ कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। और जो हम इन पोलन को स्टोर करते हैं और स्टोर करने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। यानी कि इन पोलन को सुरक्षित संरक्षित करके रखने की प्रक्रिया को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है।